तो आप देख सकते हैं कि ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में एक पुल का काम करता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जो पहला महत्व है यहीं पे आपको परिलक्षित होता है। तो भारत भी चाहता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से पड़ोस में शांति रहे और भारत को भी मौका मिले कि ऊपर उठने का, क्योंकि भारत भी एस्पायर करता है भविष्य में एक वैश्विक महाशक्ति बनने का। जैसे भारत हमेशा चाहता है कि बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल समझौता हो जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य हमेशा उसका विरोध करता है। नमस्कार दर्शकों, मैं जानवी विजन आईएएस के संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और इससे जुड़े सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी इंद्रजीत सर। हेलो सर एंड वेलकम टू आवर विजन संवाद। थैंक यू जानवी। ऐसा कहा जाता है कि हमें अपने पड़ोसी चुनने का हक नहीं होता, लेकिन उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का पूरा अधिकार होता है, और यही सूत्र भारत की विदेश नीति का अहम स्तंभ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे इसी से जुड़ा है कि हाल ही में पार्लियामेंट में फॉरेन अफेयर्स की कमेटी ने इंडिया की 22nd रिपोर्ट प्रेजेंट की है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे। तो आप हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी होती क्या है। जानवी, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका एक फेमस कथन मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि यू कैन चूज़ योर फ्रेंड्स बट कैन नॉट चूज़ योर नेबर्स। मतलब आप अपना दोस्त चुन सकते हैं, किससे दोस्ती करनी है, दोस्ती बढ़ानी है, घटानी है या दुश्मनी करनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपका पड़ोस में कौन आएगा, कौन रहेगा, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है। और ये जब कथन को हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं, विभिन्न राष्ट्रों के संदर्भ में देखते हैं, तो ज़्यादा सटीक बैठता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न राष्ट्र सॉवरेन राष्ट्र हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं। उनको किनके साथ मित्रता करना है, किससे संबंध प्रगाढ़ करना है, सब उन पर निर्भर है। यहाँ तक कि किससे युद्ध लड़ना है, सब उस राष्ट्र पर निर्भर है। लेकिन उस राष्ट्र के बगल में कौन सा राष्ट्र रहेगा, ये कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वो जो देश पड़ोसी देश है, वो पड़ोसी देश ही है। तो इस वास्तविकता को समझते हुए, इसके यथार्थता को समझते हुए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लाई गई। ये एकाएक नहीं लाई गई। इसका आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि आपको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आज़ादी के बाद से ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ रखा है, वो नीति रखी है, जो आपको पंचशील में दिख जाएगा, जो आपको गुजरात डॉक्ट्रिन में दिख जाएगा, और वही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में है। इसमें है कि जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अगर कोई विवाद होता है तो परस्पर परामर्श करना, परस्पर संवाद करके विवाद को समाधान करना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जो आर्थिक क्षेत्र में अगर कोई अवसंरचना का विकास करना है तो आपसी सहयोग से वो अवसंरचना का विकास करना, साथ में आर्थिक समृद्धि करना। यही नहीं, सांस्कृतिक संदर्भ में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात है, जो सांस्कृतिक सहयोग की बात है, ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, वो जब बढ़ता है दो देशों के बीच में, और किसी कारण से एक छोटा मोटा अगर विवाद भी उत्पन्न होता है, तो अगर लोग एक दूसरे के साथ हैं तो वो विवाद जल्दी समाप्त हो जाता है। तो उस सांस्कृतिक सहयोग को भी बढ़ाने की इसमें बात है। तो आप देख सकते हैं कि ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में एक पुल का काम करता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। सर, जैसा कि अभी आपने हमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में बताया, तो क्या आप हमें अब ये बता सकते हैं कि इस पॉलिसी का महत्व भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में है और किस तरह से है। जानवी, महत्व बताने के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जो पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि कोई भी देश चाहता है कि उसके पड़ोस में शांति हो। ये शांतिपूर्ण माहौल में, अब परिवार में भी देखती हैं कि जब शांतिपूर्ण माहौल होता है तो परिवार काफ़ी आगे जाता है, ऊपर जाता है। तो ये अगर पड़ोस में शांतिपूर्ण माहौल है आपका, तो उसका प्रभाव पड़ता है कि आपको सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, आपके यहाँ निवेश ज़्यादा आता है। फिर एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो जब वहाँ पे 19वीं शताब्दी में बीच में जब गृह युद्ध हुआ, उसके बाद उसकी धरती पे कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। अब जब
200 साल तक कोई वहाँ पे युद्ध नहीं लड़ा गया, तो उसको मौका मिल गया अपना आर्थिक विकास करने का। उत्तर में कनाडा है, दक्षिण में मैक्सिको है, उसके साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से उसको पड़ोस से कोई चिंता नहीं होता है कि कुछ उसका आंतरिक अशांति फैलाएगा। दूसरी तरफ जो विश्व की महाशक्तियाँ थी 1900 ईस्वी के पहले, ब्रिटेन थी, जर्मनी थी, फ्रांस थे या फिर इटली है, सब यूरोपीय देश है, आस पड़ोस में ये सब देश हैं, और साम्राज्यवादी ताकतें थी जो अपने उपनिवेशों से आर्थिक दोहन करके बड़ा अमीर हो गई थी। और 1900 से 1950 ईस्वी के बीच में, 1945 ईस्वी के बीच में इन्होंने 2 विश्व युद्ध लड़ा। और कहाँ लड़ा? अपनी धरती पे लड़ा, अपने पड़ोस पे अटैक किया, पड़ोस ने उन पे अटैक किया, जिस कारण से वो कमज़ोर हो गए और महाशक्ति नहीं रहे। तो अगर आपका पड़ोस शांत है तो इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जो पहला महत्व है यहीं पे आपको परिलक्षित होता है। तो भारत भी चाहता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से पड़ोस में शांति रहे और भारत को भी मौका मिले कि ऊपर उठने का, क्योंकि भारत भी एस्पायर करता है भविष्य में एक वैश्विक महाशक्ति बनने का। दूसरी तरफ जो पिछले 25 से 30 साल में चीन का उदय हुआ है एक महाशक्ति के रूप में, और चीन का दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जगह जगह हस्तक्षेप बढ़ा है, और जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी चीन से निवेश की आवश्यकता है। और चीन जगह जगह, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो उसका नीति है, उसके तहत वो भारत को घेरने का प्रयास करता है। तो अगर चीन को काउंटर करना है तो आपको पड़ोस को अपने साथ रखना पड़ेगा, उससे संबंध अच्छा बनाना पड़ेगा। यही नहीं, जब आपका अगर पड़ोस के साथ अच्छा संबंध नहीं होता है तो ये विवाद दुनिया में हर जगह जाता है। दुनिया को मौका, जो महाशक्तियां हैं उसको मौका मिलता है इस विवाद में मध्यस्थता करने का, दक्षिण एशिया में प्रवेश करने का। आपको वो मौका नहीं देना है। आपका अगर सॉफ्ट पावर और बढ़ाना है, अगर इंडिया, क्योंकि सॉफ्ट पावर कंट्री है, तो अगर पड़ोस के साथ अच्छा संबंध है तो ये सॉफ्ट पावर में बढ़ोतरी करता है। जो भारत बार बार जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं हैं, उसके लोकतांत्रिकरण की बात करता है, वैश्विक गवर्नेंस में अपने आप को एक सहभागी बनाने की बात करता है, चाहे वो IMF हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो। उसमें अगर आपको प्रतिनिधित्व अच्छे से चाहिए तो आपको पड़ोस का साथ चाहिए। ये नहीं, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी भारत, वो लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से आपके पड़ोसी देश उसको घेरे हुए हैं। उसमें अगर शांति चाहिए, जैसे उग्रवादी घटनाएं, अलगाववादी घटनाएं काफ़ी हैं वहाँ पे, यही नहीं, उसका आर्थिक विकास नहीं हुआ है। भारत के समक्ष एक हमेशा से एक चुनौती रही है ऊर्जा सुरक्षा का। ऊर्जा सुरक्षा को अगर भारत को उसका विविधीकरण करनी है तो अगर, जैसे फॉर एन एग्जांपल, पाकिस्तान के साथ अगर भारत का अच्छा संबंध आता है तो मध्य एशिया से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। मध्य एशिया से जो पाइपलाइन है, जो तापी पाइपलाइन परियोजना है, वो आसानी उसके थ्रू, या फिर ईरान से पाइपलाइन के थ्रू हम आसानी से सस्ते में गैस प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, जो नेपाल और भूटान है उसके पास हाइड्रो पावर बहुत ज़्यादा है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उससे वहाँ से हम विद्युत ऊर्जा इंपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। और अंतिम में जो दक्षिण एशिया की जो समस्याएं हैं बहुत सारी बड़ी कॉमन हैं, जैसे कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा दक्षिण एशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में माना जाता है, या फिर जो विभिन्न आपदाएं आती हैं, वो चाहे चक्रवात हो या भूकंप हो, उसमें दक्षिण एशिया एक जैसा यहाँ प्रभाव पड़ता है। जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी, निर्धनता, या फिर जो आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं, पूरा दक्षिण एशिया उससे कुप्रभावित है। तो इन समस्याओं का अगर समाधान करना है तो कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता है, आपको पड़ोसी देशों का साथ चाहिए। तो सभी देश मिलकर एक साथ इस कॉमन समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने हमें इस पॉलिसी के मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया, साथ ही में ये भी कहा जाता है कि भारत दक्षिण एशिया के देशों के साथ अच्छे मित्र की भूमिका निभाता है।
तो इस पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में आप हमें ये बताइए कि भारत अपने पड़ोसियों को किस तरह से सहयोग करता है। ये सहयोग आप ऐतिहासिक रूप से ही अगर देखना है आपको, तो भारत की परंपरा में रहा है अहिंसा। तो और दूसरी बात ये भी बता दूं कि भारत आकार में, जनसंख्या में अपने पड़ोसी देशों से बहुत बड़ा है। फिर भी भारत का जो व्यवहार रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ, वो बराबर का रहा है। वो बराबर के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाता है। चाहे वो 1950-51 में जो चाहे वो नेपाल या भूटान के साथ मित्रता संधि किया हो भारत ने, या फिर आप देख सकती हैं कि जब भी पड़ोसी देशों के ऊपर संकट आया है तो भारत सबसे पहले खड़ा रहा है। मालदीव्स के केस में आप देखिए, 1988 ईस्वी में मालदीव्स में तख्तापलट का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया था। तो भारत मालदीव्स के अनुरोध पे भारत 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चला के वहाँ की सरकार को बचाया था। जब आपदा की स्थिति आती है तो भारत ये नहीं सोचता है कि वो देश भारत के खिलाफ है, पड़ोसी देश, या भारत के पक्ष में है। उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए उसका मदद करने के लिए सबसे पहले रहता है। नेपाल में 2015 में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया, बहुत जानमाल की क्षति हुई। उसमें भारत सबसे पहले था वहाँ मदद करने में, जबकि वहाँ की सरकार की जो नीति थी वो भारत के खिलाफ जा रही थी। दूसरी तरफ आप मालदीव्स देख लीजिए, 7-8 साल पहले वहाँ पे जल संकट, पेयजल संकट आया। एकमात्र जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फेल हो गया, भारत सबसे पहले वहाँ पहुँचा पेयजल पहुँचाने में। या फिर जो कोरोना जैसा संकट था, तो वहाँ पे भारत के पास ही वो दक्षिण एशिया में कैपेसिटी थी वो वैक्सीन डेवलप करने की। भारत ने मुफ्त में अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन दिया। यही नहीं, जब आर्थिक संदर्भ में भी हम लोग देखते हैं तो भारत लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से विभिन्न पड़ोसी देशों को हमेशा आसान शर्तों पे ऋण देता रहा है। दूसरी तरफ आप भूटान का अगर संदर्भ लेती हैं तो भूटान का अपना पंचवर्षीय योजना चलता है। भारत हर पंचवर्षीय योजना में अच्छा योगदान करता है, अच्छी सहायता करता है। जब कोई देश में अशांति की स्थिति होती है और देश अनुरोध करता है, एक तो मैंने मालदीव्स का आपको एग्जांपल बताया, दूसरा श्रीलंका के केस में भारत ने भारतीय सेना भेज के प्रयास किया कि वहाँ पे शांति आए। नेपाल के साथ जो हमारा संबंध है उसमें हमने खुला बॉर्डर की नीति अपनाई है। और आपको बता दूं कि नेपाल का 30 से 40 लाख लोग, नेपाली लोग भारत में रोजगार करते हैं, काम करते हैं और यहाँ से अच्छा खासा रेमिटेंस नेपाल में भेजते हैं। यहाँ तक कि सैनिक में भी जो नेपाल के गोरखा आबादी है उसको परमिशन है भारतीय सेना में शामिल हो सकता है। तो भारत ने सभी पड़ोसी देशों के साथ बड़ा उदारपूर्ण नीति अपनाई है। अभी का जो कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जल संसाधन, और भारत ने बड़ा उदार नीति अपनाते हुए सिंधु जल समझौता किया पाकिस्तान के साथ, जिसके साथ भारत युद्ध लड़ चुका था। उसको बिल्कुल उदार तरीके से सिंधु नदी का जल भारत देता है। यही नहीं, बांग्लादेश के साथ जो गंगा नदी का जल समझौता हुआ है वो भी बड़ा उदार नीति का उदाहरण है। इसके अलावा जब भी भारत वैश्विक स्तर पे दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, दक्षिण एशिया के देशों के लिए बात करता है, तो उसमें ये नहीं देखता है कि कौन सा देश मेरा दुश्मन है या दोस्त है, सबके लिए बात करता है। क्योंकि भारत विकासशील और अविकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहाँ जाके जब अपनी बात रखता है तो अपने आप पड़ोसी देशों का भी बात वहाँ रखा जाता है। तो इस तरह आप जानवी देख सकती हैं कि भारत की नीति हमेशा मित्रवत रही है अपने पड़ोसी देशों के साथ, और बहुत सारे पड़ोसी देश इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने हमें इस पॉलिसी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, साथ ही में आपने ये भी बताया कि भारत का उसके पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध है, लेकिन अभी भी कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर भारत के खिलाफ कैंपेन्स चल रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो भारत को फेस करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कैंपेन्स हो रहे हैं। जानवी, इस चीज़ को हम लोग ऐतिहासिक संदर्भ में अगर देखें तो एक दक्षिण एशिया का कॉमन इतिहास रहा है, खासकर दक्षिण एशिया के बड़े देशों का कॉमन इतिहास रहा है। 1947 के पहले जो आज का पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, एक ही देश था। जिस परिस्थिति में विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का और बाद में बांग्लादेश भी बना, ये
तनाव का मुख्य बिंदु है। ये आपको हर जगह, हर दक्षिण एशिया की संस्थाओं में भी तनाव के बिंदु दिख जाते हैं, चाहे वो शार्क में ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ जानबे, जब आप भारत का आकार देखते हैं तो भारत का आकार अपने जो सबसे निकटतम बड़ा पड़ोसी है उससे भी 5-6 गुना बड़ा है, चाहे वो जनसंख्या के मामले में हो, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र के मामले में हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मामले में हो, या फिर सामरिक क्षेत्र में हो। तो जो पड़ोसी देश हैं उनमें स्वतः ही एक आशंका आ जाता है, और ये सिर्फ दक्षिण एशिया में आपको देखने को नहीं मिलता है। आप चीन के कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखते हैं तो चीन चूँकि बहुत बड़ा है हर क्षेत्र में, तो उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके मन में चीन के प्रति आशंका रहती है। तो ये ऑब्वियस है कि आपके पड़ोसी देश के भी, जो छोटे पड़ोसी देश हैं, उनके मन में आशंका होगा ही। तो अब वो क्या करते हैं कि भारत को बैलेंस करने के लिए जो दूसरा महाशक्ति है या दूसरी शक्तियां हैं उसको इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में चीन का हस्तक्षेप यहाँ बढ़ जाता है, और पड़ोसी देश चाइना कार्ड खेलना प्रारंभ कर देते हैं ताकि भारत के साथ उनका नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाए। इससे भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जब भारत कोई भी सहायता करता है, खासकर जब 2-3 बार ऐसे एग्जाम्पल देखे गए, पड़ोसी देश ने ही अनुरोध किया अपने देश में सैनिक भेजने का ताकि वहाँ शांति स्थापित हो सके, तो दूसरे पड़ोसी देश इसको बड़ा शक की निगाहों से देखते हैं कि भारत चूँकि सैन्य शक्ति है, बहुत बड़ा एक सैन्य शक्ति है, वो कल को मेरे यहाँ भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो भारत पे पड़ोसी देश आरोप लगाते हैं कि आप बिग ब्रदर की तरह डील करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समान परिस्थिति में एक संप्रभु देश दूसरे संप्रभु देश को डील करता है, चाहे वो देश कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो। वैसे भारत हमेशा खंडन करता रहा है कि नहीं, हम बिग ब्रदर की तरह डील नहीं करते हैं, लेकिन ये जो ऑब्वियस आशंका है उसके साथ मुझे लगता है कि हमेशा रहेगा। दूसरी बात कि समय के साथ हमारे पड़ोस में भी लोकतंत्र आया, जगह जगह लोकतांत्रिक प्रयास हुए हैं। आपको एक मज़ेदार बात बता दूं कि जब कहीं किसी भी देश में लोकतंत्र आता है तो एक पक्ष में होगा, एक प्रतिपक्ष में होगा। अब एक मालदीव्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक पार्टी प्रो इंडिया मानी जाती है जो इंडिया के पक्ष में बात करती है, तो उस पार्टी को हराने के लिए, पॉलिटिकल कंपल्सन के लिए, दूसरी जो विपक्षी पार्टी है वो एंटी इंडिया स्टैंड लेती है। इसलिए आप दूसरा एग्जांपल आप बांग्लादेश में देख सकती हैं। जो बीएनपी पार्टी है, अभी तो इनकी शेख हसीना की सरकार है, वो प्रो इंडिया मानी जाती है, लेकिन वही जो विपक्षी पार्टी है बीएनपी, जो खालिदा जिया की सरकार है, उनको एंटी इंडिया स्टैंड बार बार वो लेती रहती है। वही चीज़ श्रीलंका में भी है, वही चीज़ आपको नेपाल में भी है। जब भी माओवादी पार्टी स्ट्रांग होती है तो एंटी इंडिया स्टैंड ले लेती है। तो ये पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण बार बार ये एंटी इंडिया स्टैंड आपको देखने को मिलता है, लेकिन भारत कभी भी उनके आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं, खासकर जो टेंजिबल प्रयास होते हैं, जिसमें आपको सड़क बनाना है, आप संरचना डेवलप करना है, ताकि अच्छे से पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो सके। जितना साथ में आर्थिक विकास होगा तो संबंध उतना सुधरेगा। लेकिन जो भारत के प्रयास हैं वो पॉलिसी पैरालिसिस के कारण बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, और चीन किसी प्रोजेक्ट को बड़ा जल्दी से समाप्त करता है। इस कारण से भी भारत अपने पड़ोस में पीछे होता जा रहा है, और चूँकि चीन वहाँ जल्दी अपने प्रोजेक्ट को समाप्त करता है, बड़ा एक निवेशक है, तो ऑब्वियसली है कि वो चीन के पक्ष में वो पड़ोसी देश झुकेंगे। और एक अंत में आपको बता दूं कि भारत के अंदर भी जो पॉलिटिक्स है वो भी हमारे पड़ोस के पॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित करता है। जो विदेश नीति पड़ोसी के साथ है बड़ा प्रभावित करता है। जैसे भारत हमेशा चाहता है कि बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल समझौता हो जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य हमेशा उसका विरोध करता है, जिस कारण से आज तक वो समझौता नहीं हो पाया। जब हम श्रीलंका के साथ संबंध में देखते हैं तो तमिलनाडु का स्टैंड हमेशा आ जाता है। जो वहाँ तमिल संघर्ष है उसको तमिलनाडु से सपोर्ट मिलता है, उनके राजनेताओं से सपोर्ट मिलता है, और वो दबाव दिल्ली पे आता है। तो इस कारण से श्रीलंका के साथ हमारा तनावपूर्ण संबंध बना रहता है। तो एक
जो इंटरनल हमारा आंतरिक जो राज्यों का प्रभाव है कहीं कहीं पे विदेश नीति में, उस कारण से भी आप देख सकते हैं कि संबंधों में तनाव आता है। तो सर मेरा अब आपसे अगला सवाल पार्लियामेंट्री कमेटी पर है, यानी संसदीय समिति। हमारी संसदीय समिति की सिफारिशें क्या क्या हैं? संसदीय समिति ने बड़ा प्रैक्टिकल कुछ सिफारिशें दी हैं, जो कमियां हैं, चुनौतियां हैं, उसके समाधान के लिए बात कही। उसमें सिफारिश में उसका कहना है कि जो पड़ोसी देशों से भारत में उग्रवाद को या अलगाववाद को, यहाँ तक कि आतंकवाद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है बहुत बार। यही नहीं, जो बॉर्डर से ड्रग्स की तस्करी हो या आर्म्स की तस्करी हो, मादक द्रव्य कुछ भी उसकी तस्करी हो, बड़े स्तर पे वो भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। तो संसदीय समिति ने कहा है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनका अच्छे से सुरक्षा हो। हमें बॉर्डर, जो छिद्रित बॉर्डर है, उसको हमें अच्छे से सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना होगा ये कथन कि अच्छी बारें अच्छा पड़ोसी बनाती हैं। जब आपके बॉर्डर्स अच्छे होंगे तो पड़ोसी के साथ संबंध भी अच्छे होंगे। तो जब बॉर्डर आपका मजबूत होगा तो जो अवैध प्रवास है, ड्रग तस्करी है, ये सब नहीं होगा, तो आपके संबंध भी अच्छे होंगे, तनाव नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में स्पेसिफिक कुछ इसमें सुझाव है। आतंकवाद के संदर्भ में आपको पता है कि पाकिस्तान राज्य का जो सपोर्ट है आतंकवादी संगठनों को, उसको लेके बड़ा चिंता व्यक्त किया गया। और यहाँ तक कि चीन जो खुद आतंकवाद को झेल रहा है, वो भी देखा गया है कि भारत के संदर्भ में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो वहाँ पे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच हों या फिर आपको इस क्षेत्रीय मंच पे चीन और पाकिस्तान को इंगेज करने की बात की गई है, ताकि उन पे दबाव बनाया जा सके और उन सब संगठनों को वो सपोर्ट ना करें। दूसरी तरफ भारत अपने पड़ोस देशों को हमेशा आसान शर्तों पे ऋण देता रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। तो आपको मैंने कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस के कारण सही से भारत अवसंरचना निर्माण नहीं कर पाता है, या फिर वो जो लाइन ऑफ क्रेडिट देता है उसका सही से पड़ोसी देश उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सुझाव है कि उसके लिए एक अच्छा निगरानी तंत्र बनाया जाए और समय समय पे उसका ऑडिट किया जाए कि क्यों पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है। दूसरी तरफ जो नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ ईस्ट में आर्थिक विकास या सुख और शांति तभी आ पाएगा जब पड़ोसी देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा होगा। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं, लुकिस्ट पॉलिसी के लिए जो अब एक्टिस्ट पॉलिसी है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छे से डेवलप करने की बात की गई है। उसको जो आपका अन्य भाग है भारत का, जिसको मुख्य भाग कह सकते हैं, उसके साथ अच्छे से लिंक करने की बात की गई है। और अंत में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बहुत अच्छे से बढ़ाने की बात की गई है, जिसमें पर्यटन एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। जैसा कि दक्षिण एशिया का लगभग एक जैसा इतिहास रहा है, एक जैसी संस्कृति है, तो पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जैसे अभी भी बांग्लादेश से भारत में जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लोग आते हैं। यही नहीं, भारत हेल्थ टूरिज़्म में दुनिया में बहुत आगे है, और जो पड़ोसी देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा पुअर है, तो वो भारत में आके आसानी से इलाज करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जब इन सब हेल्थ के क्षेत्र में पड़ोसी देशों को या फिर वहाँ के लोगों को जब सुविधा मिलेगा, तो उनके मन में भी भारत के प्रति अच्छा भावना आएगा। तो जो सांस्कृतिक जुड़ाव की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, जो सॉफ्ट पावर की बात कर चुके हैं, उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर, इस चर्चा के अंत में मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि अगर हम ग्लोबल पावर्स की बात करें, तो क्या ग्लोबल पावर्स के साथ मिलकर भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बेहतर बनाया जा सकता है? इसमें जानवी ये समझना है हमें कि जो दक्षिण एशिया है, इसके सभी देश विकासशील देश हैं, और भारत सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं, पूरी दुनिया के विकासशील देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत अगर वैश्विक मंचों पे अगर विकासशील देशों का आवाज़ उठाता है, तो मतलब दक्षिण एशिया का भी आवाज़ उठाता है। तो जो ग्लोबल पावर्स हैं, उनको
खासकर जो भारत के साथ जिनका संबंध अच्छा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते हैं, जैसे कि जापान, जैसे कि यूएसए, तो इन सब देशों को दक्षिण एशिया क्षेत्र में अवसंरचना में लाया जा सकता है, अवसंरचना क्षेत्र में लाया जा सकता है। भारत खुद जब अवसंरचना विकास में काम करता है, मैं बता चुका हूँ कि पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार होता है। यहाँ पे जापान बहुत अच्छे से काम कर सकता है। जापान के पास डीप पॉकेट है, दूसरी तरफ चाइना के पास डीप पॉकेट है। तो चाइना जब इस क्षेत्र में आता है, भारत के लिए बड़ा संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। जब जापान को हम लाएंगे, जापान के निवेश को लाएंगे, तो चाइना को आराम से हम काउंटर कर सकते हैं। तो जो क्वाड की संकल्पना है, उसमें भारत को और अच्छे से पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो दक्षिण एशिया की कॉमन संकट है, जैसे कि आतंकवाद हो या जलवायु परिवर्तन है या फिर जल दस्युता है या साइबर सुरक्षा है, इसमें जो देश काफ़ी आगे है, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, उनसे सहयोग लिया जा सकता है। तो दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो ऋण देती हैं आसान शर्तों पे, जैसे कि एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब दक्षिण एशिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे आर्थिक संकट से वो जूझ रहे हैं, जैसे श्रीलंका। तो एडीबी से आसान शर्तों पे उनको ऋण मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में जब दूसरी शक्तियों को ला रहे हैं तो थोड़ा हमें मतलब बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे रह जाएं। कोई दूसरे चीन को अगर हम काउंटर करना चाहते हैं, मालूम चला कि दूसरा महाशक्ति अंदर आ गया, प्रवेश कर गया, तो उन क्षेत्रों में बाहरी शक्ति या बाहरी संगठन के प्रवेश को भारत प्रयास कर सकता है, जिस क्षेत्र में किसी भी देश की संप्रभुता हो या स्वायत्ता पे प्रभाव ना पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो मुझे लगता है कि ऐसे भी वैश्वीकरण का युग है और इसमें सभी अच्छे देशों का अगर सहयोग हो तो दक्षिण एशिया का एक साथ विकास हो सकता है और प्रथम पड़ोस की नीति और अच्छे से हम आगे लेके जा सकते हैं। तो सर, हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हमारे सारे सवालों का इतने बेहतर तरीके से जवाब दिया और भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में हमें बताया। थैंक यू जानवी, थैंक यू। तो हम सब ने देखा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक अहम कदम है जो भारत को भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने में मददगार साबित होती है। उम्मीद है हमारी आज की चर्चा का विषय आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए विजन IAS के साथ।